ठीक है। तो अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का 18 नंबर की वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताओ भाई। इसको हम लोग कहते हैं विद्युत मोटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, याद रखने से भी। अगला क्वेश्चन देखें। इस पर उतना कुछ खास है नहीं कहने को, बहुत ईजी क्वेश्चन, तो बेसिक क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं। ठीक, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का पता हो, तुम लोग को पढ़ा है क्लास 9 अच्छे से कि नहीं पढ़ा है भाई। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ये पूछा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बच्चा को पता है, 12mv² होता है। 12mv², 12mv², कहाँ mv², ये देखो इस जगह दिख रहा है 12mv²। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 12mv²। अब सवाल है कि इसमें m क्या है, तो भाई देखो अगर पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, तो m मतलब होता है मास, द्रव्यमान। ये कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाता है उसको, तो पदार्थ दिया जाता है उसका द्रव्यमान है। और भी क्या है, भी है वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स वेग, वेलोसिटी मीन्स वेग। ये है द्रव्यमान, ये है द्रव्यमान और ये है वेग, ये दो चीज़ें इसमें। तो इसमें आप लोगों को फार्मूला से बस ध्यान देना है, फार्मूला पे फोकस करना है। इसको हम तो डिलीट करके वापस लिख देते हैं एक बार फिर से। देखो भाई, पूछा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हम बोले 12mv², 12mv² होता है, 12mv²। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, इसको डिलीट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रतिध्वनि एक कौन सा है ये वाला लेते हैं। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। का ऑप्शन है ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, ध्वनि तरंगों का व्यक्तीकरण, या फिर कह लो अनुनाद। इसमें से क्या होगा बताओ भाई, बहुत ईजी है। प्रतिध्वनि का वर्ड मतलब समझा देते हैं। प्रतिध्वनि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो प्रतिध्वनि जो होता है इसको कहते हैं इको। इको जब साउंड होता है ना भाई, इको सही स्पेलिंग लिखा ना, इको जब रिपीट होता है आवाज़, उसको कहते हैं हम लोग प्रतिध्वनि। ये कैसे होता है, तो ये रिफ्लेक्शन के कारण ही तो होता है, परावर्तन, प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण। हम जैसे कोई रूम में अभी जैसे इस क्लास में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे तो साउंड क्या हो रहा है कि इधर से जा कर के टकरा करके इधर आता है, टकराया फिर इधर गया, तो ये तरंगों का परावर्तन होते जाता है, तो जिसके कारण हमको इको सुनाई देता है। कोई भी घिरा हुआ जगह पे चार दीवारी के बीच में अगर हम बोलते हैं तो ज़्यादा हमारा आवाज़ क्या होता है, गूंजता है। अगर खुले मैदान पे बोलेंगे तो वहाँ पे इको नहीं हो पाएगा, गूंज नहीं पाएगा। कारण यही है कि वहाँ उस ध्वनि तरंग को टकराने के लिए कोई भी दीवार या कुछ नहीं मिलता। अब इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है, सवाल पर ध्यान दो। पानी से भरा एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। तो पानी पे अगर कोई
बर्तन है और इसमें कोई बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया, तो पानी इतना है, इतना सा अगर पानी है, अगर इतना सा पानी है, अगर इतना सा पानी है, तो यहाँ से यहाँ तक पानी इतने पानी रहेगा। बर्फ़ अगर डाल भी देंगे तो उस पर पिघलने के बाद पानी का स्तर बढ़ेगा नहीं, लेवल नहीं बढ़ेगा, ऐसे नहीं। तो अगर पानी के ऊपर बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है तो फिर पिघलने के बाद वो उसका जो जितना भी लेवल तक वो पानी था, वो पानी बिल्कुल भी उस लेवल को, मतलब उस लेवल पे ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, एकदम अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इसको डिलीट करता भाई, तो लिख नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसको डिलीट करता भाई, हट जाओ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि अब ये क्या होता है। दो समांतर दर्पण के बीच धातु का एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी है। तो जो होता है दो समांतर दर्पण अगर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दो समांतर दर्पण रखा है, मान लो ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, इसके बीच में एक धातु रख दिया, तो इसका बहुत सारा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत सारा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कितना बनेगा? अनंत। असंख्य कहते हैं इसको, अनंत प्रतिबिंब। दो समतल दर्पण के बीच अगर रखेगा तो कितना बनेगा? असंख्य। अगर दो समतल दर्पण के बीच रख दिया तो इसका असंख्य प्रतिबिंब बनेगा, बहुत सारा अनंत प्रतिबिंब बनेगा, याद रखना। ये तो हो गया एक बात। और कोई बात करें तो सुनो, और भी बात है, और बहुत ही बेहतरीन बात है। ठीक है, अगर यदि बोलेगा दो समतल दर्पण को क्या कर दिया कि 90 डिग्री को एक इधर से रख दिया, एक इधर से 90 डिग्री पर रख दिया और वस्तु को यहाँ पर रख दिया, तो पूछ देगा कि बता भाई इसमें अब इस वस्तु का कितना इमेज बनेगा। 1 2 3 4 5, और बोल रहा है कि ये जो रखा 90 डिग्री पर रखा, कितना डिग्री पर रखा, दर्पण 90 डिग्री पर रखा और वस्तु यहाँ पे है, तो इसका इमेज कितना इमेज बन सकता है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, एक हो गया ये 90 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं 360 डिग्री पे जितना भी वैल्यू दिया रहता है थीटा को, उस थीटा से डिवाइड करते हैं, यानी कि 90 दिया है तो 90 से भाग करेंगे 360 डिग्री पे। ठीक है, तो काटेंगे तो ये 4 टाइम्स में कटेगा, 4 बार में कटेगा। अब सुन लो, अगर यदि सम आया, ये 4 क्या सम है, अगर सम आ जाए तो क्या करेंगे, इस 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3। अगर सम आ जाए तो सम में से 1 घटा देंगे, ठीक, तो हो गया 3। कितना इमेज बनेगा इसका? 3 इमेज बनेगा, 3 इसका इमेज बनेगा 3। अगर 90 जितना भी थीटा देगा, उस थीटा में क्या किया, 360 में इस 90 से भगा दिए, कट गया 4 बार में, तो 4 सम आया, उस सम में 1 घटा दिए, 3 आ गया, तो वही 3 आंसर है। समझे कि नहीं समझे बताओ। दूसरा कंडीशन, ये तो हो गया सम वाला कंडीशन। एक और कंडीशन है विषम वाला, वो विषम वाला बताते हो कंडीशन क्या है। विषम वाला कंडीशन है कि मान लो दो समतल दर्पण रख दिया 45 डिग्री पे, ऐसे रख दिया 45 डिग्री पे रख दिया, और क्या किया, इसके बीच यहाँ पे वस्तु रखा है, तो दिख नहीं रहा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वस्तु रख दिया 45 डिग्री पर रखा, तो फिर इसके बीच अब कितना इमेज बनेगा, इस भाई साहब पर कोई आदमी खड़ा इसका क्या कितना इमेज बनेगा, नंबर ऑफ इमेजेस की संख्या कितनी होंगी, तो 360 में की बार फिर से 45 से भागा देंगे तो कितना बार में घटेगा, ये बता दो। अगर घटाएंगे 9 से अगर घटाएंगे तो 5 और ये 40, 8 8 टाइम्स यहाँ भी समय 8 आया। जब 8 आया तो बताओ भाई 8 आया तो फिर क्या सम आया, तो यहाँ 1 घटे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक, ये तो हो गया नंबर एक कंडीशन। ये एक ही कंडीशन पर बात की, सम वाला बात की, अभी हम बात करेंगे विषम वाला बात करेंगे। ठीक है, देखो विषम वाला में क्या होगा, मान लो कि
120 पे रख दी, तब रख दी 120 पे रख दी, 120 डिग्री एंगल है और इसके बीच में, इसके 120 में इसके बीच में कहीं पे वस्तु रख दी, यहाँ पे रख दी, इसके बीच में यहाँ पे वस्तु रख दी, तो बताओ इसका इमेज कितना बनेगा, 120 है तो फिर क्या करेंगे, 360 डिग्री को 120 से भागा देंगे, यानी कि 12 3 36। तो 3 जो है, 3 क्या है, विषम है, 3 है विषम। तो जो विषम होता है, विषम में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, विषम में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी विषम में चेंजिंग नहीं करेंगे। जितना है उतना आंसर बोल देंगे, 3 आया तो 3 ही आंसर बोल देंगे, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये 2 कंडीशन मैंने बताया, दोनों कंडीशन को उम्मीद करते हैं कि आप याद रखेंगे। समबला और विषमबला। पहला तो क्वेश्चन ये था कि 2 समांतर दर्पण के बीच धातु के गोले को रखा जाता है तो उसकी पेज प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो असंख्य होंगी, ठीक है। 2 समांतर दर्पण के बीच रखा गया तो असंख्य होगा, ठीक। लेकिन एंगल नहीं बताता, अगर एंगल बताते इसे पता भी बताते 90 बताते भागा देंगे, अगर सम आया तो घटा देंगे, अगर सम नहीं आया तो फिर जितना फिर रहने देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 3:13 हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, तो ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है, सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है, सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है, तो ये करता है एक्यूट को, याद रखेंगे एक्यूट को। ये एक्यूट कैसे आ गया हम बता देते हैं, थोड़ा देर पेशेंस रखना था। तो जो एक्यूट है, ये सार्स है, उसका फुल फॉर्म अगर देखें तो होता है, अरे भाई गलत है, बिल्कुल गलत है भाई, इसका हो जाएगा सेवर, कहते हैं इसको सेवर एक्यूट, ऐसे था ना, क्योंकि सेवर फिर एक्यूट और आर से अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी पी, रेस्पिरेटरी और सिंड्रोम्स, SYNDROMES सिंड्रोम्स, एक्यूट रेस्पिरेटरी RESPIRATORY रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SYNDROMES लगाने हटा दो, सिंड्रोम रहने दो, ठीक है। तो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहा जाता है इसको, सार्स बीमारी में ए का क्या हो गया, एक्यूट हो गया, ए का क्या हो गया, एक्यूट। चलो भाई इरेज करते हैं, आगे बढ़े, देखते हैं अब क्या होता है। लेयर मिट जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अब आएंगे 24 यहाँ से। अच्छा यहाँ पे दिया था ऑप्शन पिछला क्वेश्चन का, जिसके बारे में मैंने कहा एक्यूट, तो तब देखो भाई यहाँ पे एक्यूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 24 नंबर का, डिप्थेरिया। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि डिप्थेरिया बीमारी है। डिप्थेरिया पे आप लोग को बताए होंगे कि डिप्थेरिया जो बीमारी है किसके कारण होता है, ये कहाँ होता है, आप लोग को ये बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। ये होता है गला में, डिप्थेरिया कहाँ होता है, डिप्थेरिया होता है गला में, डिप्थेरिया होता है गला में, ठीक है। और अलग अलग बीमारी का अलग अलग होता है, अगर हम याद करें कहाँ बताए थे, तो एक चीज़ हम दिखाना चाहेंगे, रुको दिखाते हैं कैसे निकलेगा। ये शायद यहाँ से आएगा, रुक जाओ भाई थोड़ा पेशेंस रखो। शायद से ये होना चाहिए किसमें, इसमें होना चाहिए शेरनी में। तो 3-4 हम
बताए हैं। इसमें से डिप्थीरिया कौन सा है भाई? डिप्थीरिया बहुत सारा है इसमें। वैसे अगर देखें तो हम सबका दिखाई देते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, इससे आया एक आ गया ये विषाणु जनित वाला। सबको हम एक साथ दिखा देंगे। अभी रुक जाओ, तो पहले लाने दो सबको एक करके। एक लाया, सबको एक साथ नहीं ला सकते हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं आ रहा है। दूसरा ये वाला देखेंगे, इसको भी ला के रख दिए यहाँ पे। सब दिखाएंगे, थोड़ा धैर्य रखो। बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको बहुत हेल्प करेगा। तीसरा अगर देखें, तीसरा हो जाएगा तुम्हारा ये वाला। 3-4 बताएंगे जो आपको सच में फ़ायदा दे करके जाएगा। थोड़ा देर पेशेंस रखना। 3 हुआ। और चौथा अगर हम बोलें तो ये चौथा, ये कवक वाला भी आ जाएगा। सबका है, इसको रखते हैं, फिर बड़ा करेंगे भी। 5वां देखो, सारा बीमारी को एक साथ, सारा बीमारी का इलाज एक साथ हम लोग करेंगे। 5वां कवक वाला हो गया क्या? शायद कवक वाला तो हो गया, कवक वाला हो गया शायद। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और कोई बच गया क्या? अब तो नहीं बचा है मेरे ख्याल से। अब नहीं बचा। कवक वाला ये वाला हो गया। कवक वाला तो यहाँ पे हो गया था। देख लेते हैं इसको भी, जोड़ रखते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 हुआ। और देखो कौन सा, ये आप लोगों को स्क्रीनशॉट कर लेना है इसका, ठीक है। और इसको ग्रुप में भी डाल देंगे। अगला और कौन सा है? बस इतना ही है। देखो भाई, अगला ट्रेन देते। अब ये देखो, चलो हटा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। इसको हम मिटा देते हैं आराम से। स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो पहले ये वाला प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, ठीक है। अगर इसको, रुक जाओ भाई, थोड़ा सा समय दो इसको। अरे छोटा हो जा रहा भाई, इसको ले आते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लो आप लोग। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बता दें, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग यहाँ पे है। पापा काम पे सोते हैं। पापा से पायरिया, का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिस, सोने की बीमारी। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोआ एग्जाम में पूछता है। यहाँ से करेंगे। चलो दूसरा देखते हैं। ये हो गया। दूसरा ये है, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। डिलीट करते हैं। अब आ जाओ कवक के बारे में। जरा कवक को देखो क्या है। इसको थोड़ा इधर करके लेके चलते हैं। कवक देखो, कवक में है, कवक ये है गंजा, दामाद, खाई फ्रूट। दामाद समझता ना भाई। कवक से होने वाला प्रमुख रोग है गंजा। गंजा मतलब टकला ही, प्यारी भाषा में टकला, ठीक है। गंजा, दामाद, खाए फ्रूट मतलब फल खाए। देखो भाई, द से गंजापन, द से दाँत, द से दमा, खाज और एक एथलीट फूट, ये भी है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे, सभी को इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। चलो ये दूसरा हो गया आपका। तीसरा इसी का रूप है, फिर से कवक वही है। इसका दूसरा ट्रिक है, देखना अच्छा, जो अच्छा लगे आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें भी ठीक ठाक ट्रिक है।
कवक से होने वाला रोग, अरे भाई हट जाता है। कवक से होने वाला रोग क्या? एक हाथ गंदा, यानी एक हाथ गंदा कर, जैसे एक्जिमा, खा से खाज, द से दमा, द से गंजापन, द से दाद, ये भी हो जाएगा। यहाँ से आप कर सकते हैं। चलो आप लोग देख लेंगे इसको। अगला हम बताते हैं, इसको हटाते हैं, अब इसको लाते हैं। ये था पहले प्रोटोजोआ था, अब था ये जीवाणु वाला। तो जीवाणु वाला देखो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट भी है। ये जीवाणु वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवाणु वाला, बैक्टीरिया वाला। पंडित को पंडित बोलना, डीप टॉ बोलना, पंडित। पंडित का टिक्सी न्यू है, पंडित का टिक्सी, टिक्की होता है ना पंडित का, तो वो नहीं, टिक्सी। पंडित का टिक्सी न्यू है, इससे पूरा हो जाएगा। प से प्लेग, ड से डिप्थीरिया, ट से टाइफाइड, क से काली खांसी, टी से टिटनस, क से कुष्ठ, सी से सिफिलिस, न्यू से न्यूमेनिया, है से हैजा। इसे सब याद हो जाएगा जीवाणु का, ठीक है। अगला हम देखें, तो अगला का बात करते हैं, एक और बचा है, पूरा कंप्लीट करा देते हैं। चूँकि इम्पोर्टेंट है, विषाणु से होने वाला, विषाणु जनित रोग क्या है? ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापा। ए चाचा इन्हें डांटो मत, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। खरे गाल पर छापो यानी कि थप्पड़ मार ही दो, छाप ही दो गाल पे। इससे एड्स है, जैसे चेचक है, जैसे इन्फ्लुएंजा, जैसे डेंगू, जैसे ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, जाइटिस होता है, जाइलिस लिखा है। ख से खसरा, जैसे रेबीज, ग से गलसुआ, पीलिया, पोलियो। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे हम लोग स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, देखते हैं इसको कैसे डिलीट करें भाई। इसको यहाँ से ला करके हटा देते हैं, अभी इसको बढ़ाते हैं, यहाँ पे वापस लाते हैं। 24 अभी जो पूछा था क्वेश्चन, देखो डिप्थीरिया बीमारी था, ये गलत सवाल है, ठीक है, याद रखेंगे। सब बीमारी का हम बता दी, ट्रिक देख लेना इसमें। अंग इसमें था, बीमारी के बारे में पूछेगा तो बता सकते हैं। अब अगला है डिप्थीरिया हो गया। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा हम लोग को। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? 25। क्वेश्चन नंबर 25, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है भार और प्रयास के बीच फलक्रम, प्रयास और फलक्रम के बीच भार, फलक्रम और भार के बीच प्रयास। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का, ध्यान देंगे तो देखो भाई, इसका जो आंसर होगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक होता है, हम बता देते हैं, एक तुम लोगों को बताना चाह रहे हैं, एक चित्र बताना चाह रहे हैं, ठीक है। चित्र देखो ध्यान से, हम फिर उसके लिए समझा पाएंगे। ये अरे भाई चित्र देखो, स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। ये एक डंडी है और मान लो ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे पार्ट है और एक पार्ट यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट हम बोल रहे हैं, तीनों पार्ट पे ध्यान से देखिए। ये होता क्या, ठीक है, समझना अच्छे से। ये बीच वाला की बात करें, बीच वाला जो होता है ये होता है भार, ठीक है। बीच वाला होता है भार, ठीक है। और बाकी जो दो है, एक है प्रयास और एक है फलक्रम, जिसको कहते हैं, एक है प्रयास और एक है फलक्रम। ये वाला हो गया प्रयास, ये वाला हो गया प्रयास और ये वाला हो गया फलक्रम। ये क्या बता रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, रुक जा भाई, पल्ले पड़ेगा। ये है फलक्रम। और एक बात, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर जो होते हैं, एक बस कोई चीज़ काटने वाटने वाला बोल लो, जैसे कि अगर हम बात करें सरोता, देखा तुम लोग सरोता, सुपारी काटने वाला होता है सरोता। या फिर कोई
बोतल ओपनर का भी इसका इस्तेमाल लेते हैं। इसमें इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं। बोतल ओपनर यानी कि जो जैसे स्प्राइट का बोतल खोलने वाला होता है, स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक का बोतल जो खोलता है वो वाला बात करें तो सरलता हो गया, बोतल ओपनर हो गया, ये सब इसका एग्जांपल होता है। यह है क्या अभी तक समझ में नहीं आया, बताते हैं, रुक जाओ, बताए नहीं है। देखो ऐसा है कि जिसमें भार, सीधा समझो, जिसमें भार बीच में रहे और दोनों साइड, एक साइड फलक्रम और एक साइड प्रयास रहे, एक साइड फलक्रम और एक साइड प्रयास और बीच में भार, तो इसको हम लोग कहते हैं सरल यांत्रिक लाभ वाला लीवर। इसी का दूसरा नाम है, ठीक है, द्वितीय, एक और नाम है इसका, बता देते हैं। इसका नाम बताएं तो ये है तुम्हारा, अरे भाई किधर से पढ़ा हुआ, हाँ, इसका नाम है द्वितीय क्रम लीवर। द्वितीय क्रम लीवर, तो सर द्वितीय क्रम लीवर आप बता दिए, तो इसका मतलब प्रथम भी होगा जी, बिल्कुल। इसका 3 कैटेगरी का लीवर होता है, हम बता देते हैं अभी, ठीक है, याद रहेगा। 3 से अगर कोई पूछ दिया तो आप बता पाएंगे तीनों लीवर के बारे में। तो मुझे क्या ध्यान समझना, एक होता है प्रथम लीवर, प्रथम क्रम 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 लीवर, ये पहला होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो फलक्रम लिखा है इसमें, ठीक है, अगर याद होगा तो इसमें लिखा है फलक्रम, ठीक है। इसमें प्रथम क्रम लीवर में कह लो कि फलक्रम बीच में रहता है, क्या बीच में रहता है, फलक्रम बीच में रहेगा, अरे भाई फलक्रम बीच में रहेगा, ये बीच में रहेगा, ये फलक्रम बीच में रहा, और बाकी दोनों साइड क्या रहेगा, एक साइड रहेगा भार और एक साइड रहेगा प्रयास, ये याद रखना। ये प्रथम क्रम का लीवर, इसमें फलक्रम बीच में है, ठीक, इसमें आएगा। और दूसरा क्रम में देखो, अभी जो लिखा है जस्ट द्वितीय क्रम लीवर, द्वितीय क्रम लीवर, ये मतलब अलग अलग कैटेगरी का, तो एग्जाम्पल ही बताऊंगा, थोड़ा रुक जाओ। द्वितीय क्रम लीवर क्या होता है कि इसमें ऐसा समझ लो कि अभी जस्ट बताए थे कि इसमें बीच, अरे भाई इसमें बीच में भार होगा, बाकी दो बगल, ऐसा पहले बाकी दो बगल, एक तरफ होगा फलक्रम, इधर फलक्रम, और एक तरफ हो जाएगा तुम्हारा प्रयास, ये द्वितीय क्रम का होगा, ठीक। एक और क्रम बोल देते हैं तृतीय क्रम, वो भी देख लो। अब तृतीय क्रम में क्या होता है, तृतीय क्रम लीवर में, तृतीय क्रम लीवर में, तृतीय क्रम लीवर को बात करें, तृतीय क्रम लीवर की बात हम करेंगे, तो इसमें ऐसा होता है कि इसको ऊपर करना तो थोड़ा सा, तृतीय क्रम में क्या होगा कि इसमें, अरे भाई प्रयास ही बीच में रहेगा, और इधर हो गया फलक्रम, और इधर हो जाएगा भार, ठीक है। तीनों गौर से देखो, ठीक है, ये क्या कह रहे समझ में आएगा। प्रथम क्रम में क्या हो रहा था कि फलक्रम बीच में था, भार इधर लेफ्ट था, और राइट में प्रयास था, और दूसरे में क्या हुआ, भार बीच में आया, और तीसरे में भार बीच में आया, फलक्रम लेफ्ट में और प्रयास राइट में, तीसरे में प्रयास बीच में आया, फलक्रम लेफ्ट में, भार राइट में। तो इसका मतलब हम लोग को बीच वाला याद रखना, फलक्रम बीच में,
प्रथम, भार बीच में द्वितीय, प्रयास बीच में तृतीय। तो फल पहला वाला, भार दूसरा वाला, तीसरा प्रयास। फल पहला वाला प्रथम क्रम लीवर फल क्रम, और द्वितीय क्रम लीवर भार वाला, और तृतीय क्रम लीवर प्रयास वाला। तो ये बात है, ठीक है। और इसका अगर अब बोलोगे इसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता दें, एक एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं, एक एग्जाम्पल देने के लिए बोलोगे तो हम दे सकते हैं समझाने के लिए। देखो एक एग्जाम्पल बस थोड़ा सा देख लो। ये भाई थोड़ा रुक जाओ। इसका पहला का एग्जाम्पल अगर हम बोल दें, इसका कोई एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, एक ले लो, इसका एक ही लेते हैं। कैंची देखो आप लोग, कैंची से का एग्जाम्पल है, ठीक है, और भी अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। और दूसरा वाला भी जस्ट बताए थे कि सरवता आपने देखा होगा, सरवता हो गया और ये सब चीज़ें होता है। अभी जस्ट बताए थे कि बोतल ओपनर भी होता है, ठीक है। और तीसरा का एग्जाम्पल फिर क्या आएगा, तीसरा का बात कर लो, कोई चिमटा विमटा देखो ना, चिमटा जो होता है वो तृतीय क्रम का होगा। इसका कैंची हो गया, इसका सरवता हो गया, इसका चिमटा हो गया, कैटेगरी का लीवर का है ना। चलो इसको सिलेक्ट करते हैं। लंबा वीडियो होते जा रहा है। कितने नंबर का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन तो शायद 24-25 नंबर इसको हटाना पड़ेगा। चौबीस नंबर का हुआ था, अब आते हम लोग 24 हुआ था, अब आते 26 नंबर पे। बहुत बढ़िया सवाल 26 का। कह रहे कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, इसको ठीक करेंगे। क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पे जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार के बराबर होता है, वास्तविक भार के। इसको ठीक करेंगे, ठीक कर देते हैं, रुक जाओ। इसमें वास्तविक भार के यहाँ पे सही करते हैं, थोड़ा सा भार के वास्तविक भार मेरे भाई इतना मोटा, वास्तविक भार के कोई मोटा ही हो रहा तो कोई पतला ही हो रहा है भाई, बहुत परेशानी है इसमें तो। वास्तविक भार के बराबर, वास्तविक भार के बराबर कर देना इसमें है। तो वास्तविक भार के बराबर होता है, क्योंकि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो आदमी का भार वास्तविक भार के बराबर होता है, क्योंकि बस जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो आदमी का जो भार है वास्तविक भार के बराबर होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब देना है। बहुत सिंपल है, दो चीज़ पहले जाना फिर समझ में आएगा तुमको। ऐसा है कि अगर तुम कभी लिफ्ट से ऊपर जाते हो, तुमको भार कैसा महसूस होता है। जब ऊपर जाता है तो तुमको तुम्हारा जो वास्तविक भार है, जब वास्तविक लिफ्ट ऊपर जाता है तो तुम्हारा वास्तविक भार से कैसा महसूस होता है, तुमको भारी लगता है, तुम्हारा सिर भारी होने लगता है। जैसे तुम ऊपर झुलवा झूले हो ना, झुलवा झूला होगा तो उसमें जैसे ही ऊपर जाता है तो वास्तविक भार से ऊपर होते जाता है, यानी वास्तविक भार से जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाता है त्वरित करता है तो जो भार है वो बढ़ते जाता है, और जैसे ही नीचे आता है इसके विपरीत, जैसे ही नीचे आता है तो वो क्या होता है कि भार कम महसूस होता है, भार जो है भार कम महसूस होता है। इधर कम महसूस होगा भार और इधर अधिक महसूस होगा, ऊपर जाएगा तो अधिक महसूस होता है
और नीचे आता तो कम। ठीक है, लिफ्ट अगर ऊपर गया तो अधिक भार महसूस होगा, नीचे आया तो कम। और यदि बराबर अगर जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी के भार वास्तविक भार के बराबर अगर बराबर हो रहा है, अगर ना ही ज़्यादा हो रहा है ना ही कम हो रहा है, बराबर हो रहा है, बीच में है, अगर बराबर है तो याद रखना इसका आंसर फिर हो जाएगा समरूप। उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। चाल कैसी होती है? समरूप होती है। अगर बीच में तो बीच में अगर रहेगा तो समरूप। और लेकिन इससे पूछेगा दोनों, तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे समरूप कब होगा? जब बराबर होगा भार के बराबर। समरूप कब होगा? जब भार बराबर होगा। ठीक है, जब आदमी का भार वास्तविक भार के बराबर होगा। जब आदमी का भार वास्तविक भार के बराबर होगा तो समरूप होगा। जब आदमी का भार, जैसे तुम्हारा भार क्या हो, जितना तुम्हारा भार है, जितना भी तुम्हारा भार है उतना वास्तविक भार के क्या हो जाए? बराबर हो जाएगा, तो उस स्थिति में समरूप हो जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें अगर लिफ्ट ऊपर जाता है, तुमने गौर किया होगा अगर लिफ्ट ऊपर जाता है तो लिफ्ट ऊपर जाने के क्रम में क्या होता है कि जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाता है तो हम लोग को भार ज़्यादा महसूस होने लगता है, ज़्यादा महसूस होने लगता है क्योंकि लिफ्ट ऊपर जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो हमारा भार है वास्तविक भार से ज़्यादा महसूस होता है। ठीक है, जब वास्तविक भार से ज़्यादा भार महसूस होने लगता है हम लोग को। और अगर लिफ्ट नीचे जाता है तो हम लोग को वास्तविक भार से ज़्यादा ही भार महसूस होने लगता है अगर नीचे जाता है तो। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखेंगे। तो इसका आंसर आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई दूसरा देखते हैं, आंसर पता चला तो इसका जो उसका हम सही किए, बाहर से कम नहीं होगा। यहाँ पे काटे, यहाँ पे काटे तो क्वेश्चन याद रखना वास्तविक भार के बराबर होता है। कम अगर होगा तो यहाँ पे ये आंसर हो नहीं सकता, गलत हो जाएगा। तो वास्तविक भार के बराबर होता है, हम सही किए। अगर कम होता तो इसका अगर कम होता, मतलब अगर तुम बोले कि कम ही पर रहने दीजिए, कम ही पर बताइए मिटाई क्यों, तो हम कहते हैं देखो सुनो, अभी जो बताया 3 में अगर कम रहता, अगर कम रहता तो बोलता कि वास्तविक भार से कम होता तो क्या होता? वास्तविक भार से कम कब होता था? जब लिफ्ट का हाथ नीचे की ओर आता, जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित करता हो। ठीक, तब ना वास्तविक भार से कम महसूस होगा। अभी बताया वास्तविक भार से कम महसूस होगा। हम लोग को भार कब महसूस होता है? जब लिफ्ट का हाथ नीचे की ओर आता है और लिफ्ट नीचे आए तो भार हमको कम महसूस होगा। तो यहाँ पे देखो उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है, तो ये तो गलत हो गया। उसका त्वरण नीचे की ओर का, तो ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, याद रखोगे। लेकिन ये कहा कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, उसका त्वरण किधर है? नीचे की ओर है, यानी कि लिफ्ट का त्वरण तो क्या है? नीचे की ओर है। तो अगर यदि कम है तो नीचे की ओर, अगर यदि बराबर है, बराबर इसलिए बता दिए, दोनों का न्यूट्रल बता दिए। अगर बराबर है, अगर वास्तविक भार के बराबर है, हम यहाँ पे जो काट करके बराबर कहते हैं, अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी चाल ऊपर की ओर क्या है? समरूप रूप से होंगी। ठीक है, तो हमें तीनों कंडीशन को फॉलो करना होता है। अगर नीचे की ओर आ रहा है तो वास्तविक भार से कम मारना, उसका त्वरण नीचे की ओर, लिफ्ट जो है नीचे की ओर त्वरित कर रहा है, गति कर रहा है, लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है। ठीक, और अगर वास्तविक भार से अधिक है तो इसका मतलब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरित हो रही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन है अगला कि 27 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, आराम से समझते हैं। ठीक है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तो भाई क्या आवाज़ कर रहा है? चलो देखो भाई बताते हैं। अगर हम बता दें तुम लोगों को, प्रिज्म हम लोग ने देखा होगा कि अगर यदि प्रिज्म है, जैसे प्रिज्म को हम बताते हैं, ये प्रिज्म कौन सा कलर का है? काला कलर का लेते हैं प्रिज्म। ये मान लो प्रिज्म टेरा बन रहा, ये प्रिज्म है। और आप लोगों को पता होगा
प्रिज्म से अगर श्वेत प्रकाश गुजरता है, ठीक है, अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश गुजारेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गुजारे, ये काला प्रकाश श्वेत हम करते हैं ना, रुक जाओ, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो ये श्वेत प्रकाश गया, ठीक है, अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है। 7 कौन कौन सा रंग, ठीक है, देखो पहला याद करो, VIBGYOR, 1 2 3 4 5 6 7 विबजियोर, ये हो गया बैगनी रंग, ठीक है, वायलेट, ठीक है, ये वायलेट है, ये I, ये B ब्लू, ये G, ये Y, ये O, ये R। तो हम लोगों को बात करना है ये 2 रंगों पे, ठीक है, कौन कौन बता देते हैं, अरे भाई हम लोग को 2 रंगों पे बात करेंगे। ये रेड वाला, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे अधिक, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक, इसका जो तरंगदैर्घ्य है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये बात पता होना चाहिए। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और विचलन सबसे कम है। तरंगदैर्घ्य अधिक है तो जो विचलन है क्या हुआ, कम हुआ, विचलन क्या है, कम है, याद रखना। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है, किस रंग का, लाल रंग का, देखो यहाँ से गया है और लाल रंग यहाँ पे है, ठीक। इसके बाद सबसे कम तरंगदैर्घ्य, सबसे कम तरंगदैर्घ्य करेंगे तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य, इसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य, सबसे कम तरंगदैर्घ्य इसका बैगनी रंग का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का, ठीक है। और विचलन क्या है, इसका अधिक है, विचलन इसका अधिक होता है, इसका विचलन अधिक होता है, ठीक है। तो ये है आपका बैगनी रंग से मतलब मत रखोगे, कोई सा लिख दिया यहाँ पे बैगनी रंग है, ये अगर नहीं समझ में आता तो लिख देते हैं, ये बैगनी के लिए हम बोले, और ऊपर अगर हम बोले तो ये हम बताए थे लाल रंग के लिए, कौन से रंग के लिए, लाल रंग के लिए, ठीक है, ये हम बताए थे लाल रंग के लिए, ठीक है, ये लाल हो गया, ये लाल रंग के लिए, ठीक है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बाकी बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है उसका विचलन भी कम होगा और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम है उसका विचलन अधिक होगा। इसी वजह से जो रेलवे का सिग्नल दिया जाता है रेड कलर का दिया जाता है, लाल रंग का इसमें इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसका, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है ताकि दूर से भी दिख जाए, दूर से चमक जाए। और कोई रंग देगा जैसे कि बैगनी दे देगा तो फिर दिखेगा ही नहीं, उतना दूर तक दूरी तय कर नहीं पाएगा क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता है। चलो भाई इसको भी हटाते हैं और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं लोग।